हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स टॉपिक्स। और आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन के लिए, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये आर्टिकल जो आपके सामने है, द न्यू ग्लोबल डिसऑर्डर। आपको जैसा कि पता होगा, चाइनीज प्रेसिडेंट जो है शी जिनपिंग, वो रशिया के विजिट पे हैं और वो भी तब जब वो लगातार तीसरी बार थर्ड टर्म प्रेसिडेंट चुने गए हैं और साथ साथ में रशिया यूक्रेन वॉर को एक साल पूरा हो चुका है। और इसके बाद में कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जापान के प्रधानमंत्री जो है वो भारत दौरे पे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ मीटिंग्स हुई और समिट्स हुए। और इसके अलावा आप देखोगे तो चाइना ने एक अलायंस को जोड़ा है, जो कि सऊदी अरेबिया और ईरान, जो कि अपने आप में दोनों कट्टर दुश्मन। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि साथ साथ जापान साउथ कोरिया के लीडर्स भी मिले हैं, तो पूरा का पूरा जो ज्योग्राफी है वर्ल्ड लेवल पे वो हिल चुका है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हो कि कोल्ड वॉर के बाद में जहां चीजें वापस से यूएसएसआर और यूएसए टूट करके अलग अलग बन चुका था और सुपर पावर सिर्फ एक यूएस हुआ करता था, आज के समय में किसी एक को आप सुपर पावर नहीं बता सकते हो और उसके मल्टीपल रीजंस होंगे। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे उन सभी एंगल्स को और समझने की कोशिश करेंगे कि उसका इंपैक्ट इंडो पैसिफिक में और भारत पे क्या पड़ेगा। साथ साथ में हम जो इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो उसमें हम कितने सारे चीजों को टैकल कर सकते हैं और विश्व गुरु बनने के हम कितने योग्य हैं। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो जैसा कि हमने आपको बताया, भारत के और जापान के मिनिस्टर्स आपस में, प्रधानमंत्री दोनों ही देशों के, तो काफी इंपॉर्टेंट टेक अवेज जो हुआ है उसकी यहाँ पे दृश्य। साथ साथ में यहाँ पे चाइना जिस तरीके से सऊदी अरेबिया और ईरान को जोड़ने के लिए, जैसा कि आपको पता होगा, तो बेसिकली मिडिल ईस्ट जो है वहां पे सऊदी अरेबिया जो है वो अपने आप को सुपर पावर दिखाना चाहता है कि इसका ही दबदबा होना चाहिए, और ईरान जो है वो अपने आप को दिखाना चाहता है कि नहीं, हमारा ही होना चाहिए। इसीलिए ईरान बेस्ड एक हुदी रिबल्स भी है, जो कि वो यमन में काफी ज्यादा आतंकवाद मचाते हैं। और आप देखोगे तो सिया सुन्नी का भी कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों देशों के बीच में, इस वजह से मध्यस्थता नहीं हो पाती है। और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में डोमिनेंस के चक्कर में आज तक ये सऊदी और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट जारी था, लेकिन चाइना ने इस बीच रिमार्केबली एक बेहतरीन काम किया, जो कि शायद यूएस करने में विफल हो गया है। और उन्होंने इसका क्रेडिट अपने सर लिया है कि उन्होंने, चाइना ने सऊदी और ईरान को जोड़ करके दिखाया है। तो इस चीज को कहीं ना कहीं हम देखेंगे आगे। और ये जैसा कि आपको दिख रहा होगा, चाइनीज प्रेसिडेंट जो है वो रशिया के विजिट पे हैं और इन्होंने ऑफिशियली रशिया का साथ दिया है। कई बार इन्होंने यूक्रेन के ऊपर क्रिटिसिज्म भी किया है, साथ साथ में इन्होंने रशिया को ऑफिशियली समर्थन भी दिया है। और हमने देखा भी है कि रशिया किस तरीके से चाइना की तरफ झुका है। तो इसका क्या प्रभाव भारत पे पड़ेगा, क्या हम वापस से वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ शिफ्ट करें, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज और यूएस की तरफ में, तो इन सब का भी चर्चा करना जरूरी है। इस बीच मिडिल ईस्ट का मैप आपके सामने, और आप यहां पर देखोगे तो ये आपके सामने सऊदी अरेबिया, जो कि हमने आपको बताया कि गल्फ कंट्रीज में सबसे पावरफुल अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो ये आपके सामने ईरान, ठीक है, और बाकी सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी आ जाते हैं। और टर्की भी अभी रहेगा चर्चा में, तो आप टर्की को भी देख लो। टर्की में हाल ही में अर्थक्वेक भी आया है, इसको लेकर के भी हमने वीडियो करा है, आप जाकर के चैनल पे देख सकते हैं पूरी की पूरी ज्योग्राफी समझने के लिए। और इसके अलावा आप देखोगे इजराइल भी यहाँ पे एक सुपर पावर है, जो भारत का बहुत अच्छा दोस्त भी है। और साथ साथ में आप देखोगे ये यमन है, जहां पे हमने आपको बताया इन कंट्रीज के बारे में। और बाकी तो आपको पता ही है, कतर, बहरीन, कुवैत, अफगानिस्तान। तो मिडिल ईस्ट में कुछ भी अगर अनसर्टेनिटी होता है तो पूरे के पूरे भारत और विश्व पर उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम ऑयल बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। और अगर यहाँ से कुछ भी अनस्टेबिलिटी होगा तो जाहिर सी बात है उसका इंपैक्ट भारत पे भी पड़ेगा। लेकिन अगर स्टेबिलिटी होगा तो अच्छी बात है। लेकिन चाइना कहीं ना कहीं अपने आप को एक जो रोल मॉडल बनाने की कोशिश कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। इस बीच चाइना जो है, आप देख सकते हो, ये आपको चाइना का मैप दिख रहा है, रशिया आपको दिख रहा है, ठीक है। और स्ट्रेट ऑफ टार्टेरी जो है वो इन आइलैंड्स को जोड़ता है। सी ऑफ जापान आप देख सकते हो ईस्ट सी में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया 38th पैरेलल लाइन, ठीक है। साथ साथ में आप देखोगे जापान के ये आइलैंड्स भी हैं, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु और होकाइडो नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। होकाइडो सबसे ऊपर है, फिर है होन्शु, फिर है शिकोकू और फिर है क्यूशु, ठीक है। टोक्यो उसकी राजधानी आपको देखने को मिल रही होगी। नाउ जैसा कि हमने देखा कि जापान के प्रधानमंत्री जो है फुमियो किशिदा, तो वो भारत में इंडो पैसिफिक में पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए आए। और साथ साथ में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो मॉस्को गए हैं और साथ साथ में उन्होंने एक यूरेशियन अलायंस को जोड़ा है। यूरेशियन मतलब कि यूरोप प्लस एशिया, बिकॉज यूरेशिया का पार्ट ही रशिया भी है। और साथ साथ में रशियन लीडर जो व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने इन दोनों एलिमेंट्स को अनफोल्ड करते हुए चीजें जो है वो काफी हद तक खुलती चली जा रही हैं कि और क्या क्या छुपा हुआ है इस गर्भ में, इस चीज को भी हम देखेंगे।
साथ साथ में ईरान और सऊदी अरेबिया जो है वो एक सेरेमनी में जुड़े बीजिंग के साथ में, और ये पहला समिट था लगभग 12 सालों में जहां पे ये दोनों लीडर्स मिलते हैं और अपने अपने इकोनॉमीज को जोड़ते हैं, और साउथ कोरिया और जापान भी इसी बीच एक होते दिख रहे हैं, और ये आपको उसका दृश्य भी नजर आ रहा होगा। इसके अलावा आप देखोगे तो अगर सऊदी और ईरान जो जुड़ रहे हैं, इसका डिप्लोमेटिक एक जीत तो माना जा रहा है बीजिंग के लिए, और एक सेटबैक भी वॉशिंगटन के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया। तो हो सकता है कहीं ना कहीं जो सियोल और टोक्यो है, यानी कि साउथ कोरिया और जापान, इनके बीच में भी जो टसल सा था, उसमें भी एक डिप्लोमेटिक विन यूएस ने जीत करके दिखाया है, और वहां चाइना की हार हुई है, वो चाइना कर पाने में विफल रहा है। और आपको पता है चाइना जापान के रिलेशंस भी अच्छे नहीं है, और साथ साथ में साउथ कोरिया जो है वो यूएस और जापान के साथ में आप देखोगे तो कुछ हद तक जुड़ता जा रहा है, और यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट जो कहीं ना कहीं ये भी इस जियोपॉलिटिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उतनी ही इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जर्मनी और जापान जो है लास्ट वीक उन्होंने भी अपने पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट किया है टुवर्ड्स रशिया, और वो अपना एक्सेसिव जो डिपेंडेंस है चाइना सेंटर्ड सप्लाई चेन्स पे वो कम करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ चाइना के डिपेंडेंसी पे नहीं रहना चाहते, उन्होंने रशिया का भी समर्थन लेने के लिए सोचा है। इसके अलावा ये आप देख सकते हो जर्मनी और जापान के लीडर्स दोनों किस तरीके से एक साथ जुड़ करके बात कर रहे हैं। फिर हम करंट डायनामिज्म की बात कर ले तो मेजर जो पावर है वो हमें याद दिलाता है माओ जेडोंग की पॉलिसी का। ये कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, या इवन चाइना कंट्री को बनाने में बहुत बड़ा इनका रोल रहा है। और माओ जेडोंग ने एक उस वक्त बात कहा था कि देयर इज ग्रेट डिसऑर्डर अंडर द हेवेंस, द सिचुएशन इज एक्सेलेंट, यानी कि कुल मिलाकर के अगर बहुत ज्यादा कियोस है तो फिर आप देखो कि मतलब आपको जो छुपा हुआ मिलेगा वो भी बहुत बेहतरीन मिलेगा। खैर उन्होंने ये तो चाइना का जो डोमेस्टिक वहां पे सिचुएशन था 1960 में उसके बारे में बताया था, क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त चाइना की जो कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन आज आप देखोगे तो चाइना जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और भारत जो है बेसिकली एशियन कंट्रीज बहुत डेवलप कर रहे हैं, और चाइना पीपीपी टर्म्स में फर्स्ट नंबर पे आता है, इकोनॉमिकली बहुत वास्ट है। तो आप मैन्युफैक्चरिंग हब भी आप देख सकते हो, इस वजह से वो बात यहाँ पे फिट हो रही है। लेकिन करंट इंटरनेशनल सिचुएशन भी कुछ इसी तरीके से है, और ये आप कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर का समय था जहां पे हमने चीजों को देखा कि ऑलरेडी यूएस और यूएसएसआर दो अलग अलग समूह लड़ रहे थे, और इसके बाद में वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में वर्ल्ड वॉर थर्ड होने का भी डर इस कोल्ड वॉर की वजह से बना था। लेकिन 1991 आते आते चीजें क्लियर हुई, और फिर यूएसएसआर का विघटन होता है, और डिस इंटीग्रेशन के बाद में अलग अलग कंट्रीज बन जाते हैं। यूएस जो है वो सुपर पावर का रोल भी अदा करता है। इसके अलावा आप देखोगे तो वहां से चीजें क्या है कि भारत ने तब से ही नॉन अलाइनमेंट का पॉलिसी अपना के चले हैं वो, और आज हम मल्टी अलाइनमेंट भी लेकर के चल रहे हैं। साथ साथ आप देखोगे तो अगर आप एक स्केप्टिक इंसान हो तो आप देखोगे कि ये जो बीजिंग एक बार में सिर्फ जोड़ रहा है, तो क्या हम मान सकते हैं कि एक ही बार में सिर्फ हाथ मिला लेने से या सिर्फ जोड़ने भर से मन का जो मैल है वो भी साफ हो जाएगा, जो 100 साल पुरानी दुश्मनी है वो भी धुल जाएगी? ऐसा कह पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका का काफी इन्फ्लुएंस सऊदी अरेबिया पे रहा है और आज भी है, तो इस वजह से वो भी एक इम्पैक्ट करेगा जरूर फैसले लेने से पहले। साथ साथ आप अगर रियलिस्ट हो तो आप ये देखोगे कि ईरान और सऊदी अरेबिया जो है वो कोई एक एक्सेप्शन नहीं है मिडिल ईस्ट का, तो कॉन्फ्लिक्ट तो मिडिल ईस्ट में होता रहता है। और इसके अलावा जो यूएई और सऊदी अरेबिया का कॉन्फ्लिक्ट है, कतर एक तरफ, तो ये भी देखने को आपको मिल जाएगा कि वो भी जुड़ते गए हैं। टर्की के जो रेसेप तैयब अर्दोगन है राष्ट्रपति, उन्होंने भी अपना सऊदी अरेबिया और इजिप्ट के साथ में जो टर्मोइल सा था उसको भी खत्म करने की कोशिश करी है। मतलब हर कोई सिर्फ इस चीज को कोशिश कर रहा है कि मिडिल ईस्ट के साथ में रिश्तों को सुधार सके, और ये आपको उनके राष्ट्रपति जो है वो देखने को मिल जाएंगे। इसके ऊपर भी हमने वीडियो किया था, ऑपरेशन दोस्त, जो बैकस्टैप करा गया था, तो आप उसको भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। नाउ टर्की एंड ईरान जो है उन्होंने कहीं ना कहीं उनके दोनों के इस वक्त सिचुएशंस सेम है, क्योंकि दोनों के डोमेस्टिक क्राइसिस चालू हैं, क्योंकि टर्की में भी लगभग 1 लाख के आसपास के लोगों की मृत्यु हो चुकी है ऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से, और काफी ज्यादा जो है वो टर्की अभी भारी भरकम नुकसान से आगे बढ़ रहा है, और ईरान आपको पता ही है सैंक्शंस से जूझ रहा है। तो दोनों के हालात लगभग सेम है, और इस वजह से कहीं ना कहीं दोनों की पॉलिसीज अभी सेम सी चल रही है। तो रीजनल जो डायनामिक है वो शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, भारत का ईस्ट में भी और भारत के वेस्ट में भी, और इस वजह से इंडियन डिप्लोमेसी जो है वो काफी बेहतर मानी जाती है, क्योंकि ये निम्बल, फ्लेक्सिबल और ओपन एंडेड है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो चाइना के जो सी जिनपिंग है, क्योंकि ये
रशिया यूक्रेन इन्वेजन के बाद में पहली बार गए हैं और साथ साथ में क्योंकि ये अपना तीसरी बार राष्ट्रपति का टर्म कंटिन्यू कर रहे हैं, इस वजह से भी ये गए हैं। और इस बीच रशिया यूक्रेन वॉर आपको पता ही होगा 1 साल से ज्यादा हो चुका है, काफी ज्यादा तबाही जो है वो भी आपको देखने को मिल रही होगी। इसको लेकर के भी हम एक बहुत जल्द डिटेल्ड वीडियो लेकर के आएंगे आप तक। तो वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही कंटेंट जो है वो मिलते रहेंगे। बशर्ते हमने ये चीज देखा कि वर्ल्ड अफेयर्स में बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट तो ये वादा है कि आपको ऐसे ही कंटेंट डेली बेसिस पे मिलेगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इसको शेयर करते रहिए, आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। और लाइक करिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा आपका क्या अपने तरफ से है सजेशंस, मोस्ट वेलकम रहेगा। तो ये अर्दोगन बेसिकली आपको जेलेंस्की साहब देखने को मिल रहे हैं। तो चीजें हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये वॉर बंद हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ रशिया यूक्रेन तक सीमित नहीं है, ये पूरे के पूरे विश्व को इम्पैक्ट कर रहा है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं, तो अगर रशिया कमजोर पड़ जाएगा तो यहाँ पे एक तरफ तो ये हो सकता है कि अगर रशिया कमजोर पड़ जाए तो वो चाइना के आगे, चाइना बड़ा भाई और वो छोटा भाई बनकर रह जाएगा, यानी कि चाइना के गोद में वो जाके गिर जाएगा। और उसी तरफ अगर हम देखेंगे कि नहीं, मॉस्को जो है वो एक बहुत रिलायबल पार्टनर है, तो उसको मालूम है कि उसको इंडिया के साथ में कैसे रिश्ते रखने हैं और चाइना के साथ में कैसे रिश्ते रखने हैं, क्योंकि उसको इंडिया के साथ में कैसी दोस्ती निभानी है, एक हमेशा भाईचारे के साथ में, और चाइना क्योंकि उसके पास में ह्यूज पॉकेट्स है, जो उसका चेक बुक डिप्लोमेसी है उसको वो किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी बात देखने लायक यही रहेगी कि अभी जो भी इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है, साथ साथ में इंडिया रशिया का जो रिलेशंस है और जो रशिया और चाइना का डिपेंडेंसी है, तो वक्त ही बताएगा कि ये करवट किस तरफ लेने वाला है। और इसके अलावा हम देख लेंगे तो वर्स्ट पॉसिबल में यही हो सकता है कि रिलेशंस जो है वो थोड़े खटास मिठास की तरफ जा सकते हैं। वेल, इसी बीच मई में कयास लगाए गए हैं कि मोदी जो है वो ट्रैवल करेंगे टोक्यो, और साथ साथ वो वहां पे G7 की मीटिंग, ऑल्दो G7 का मेंबर तो भारत नहीं है लेकिन उनको इनवाइट किया गया है, तो इस वजह से वो जापान जाएंगे। और इस साल जापान G7 कर रहा है और इसी साल हम G20 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। और इसके अलावा वो वहां से कैनबरा भी जाएंगे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जाएंगे क्वाड के समिट में, यानी कि जहां पे यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं। तो इस वजह से प्रधानमंत्री का ये भी कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि वो वाशिंगटन भी जा सकते हैं। और यानी कि आप देखोगे तो हमारे जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस तीनों के साथ में रिलेशंस जो है वो इंप्रूव और बेहतर होते चले जाएंगे। और दिल्ली ये भी चांस है कि वो होस्ट करे पुतिन को और सी जिनपिंग को आने वाले कुछ महीनों में 2 बार, एक SCO क्योंकि उसका भी हम इस साल प्रेसिडेंटशिप कर रहे हैं, और दूसरा G20। तो दोनों ही इवेंट्स में, क्योंकि दोनों का ही सदस्य रशिया और चाइना है, तो दोनों के लीडर्स जो है वो वापस से आएंगे। तो एक तरफ तो हमें वेस्टर्न कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस वो सब भी रहेंगे, और एक तरफ हमें पुतिन और सी जिनपिंग के साथ भी रिश्तों को किस तरीके से बैलेंस करना है उस पे हमें खासा ख्याल रखना होगा। और साथ साथ में काफी पोटेंशियल है कि इंडिया का जो जियोपॉलिटिक्स है वो रैपिडली चेंज होगा, और इसमें किस तरीके से रिस्ट्रक्चर होगा जरूर हम इसके ऊपर भी वीडियो लेकर के आएंगे। और साथ साथ में ये G20 से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, तो जो भी रहेगा फर्दर जो भी निकल के आएगा उसके लिए हम रिलेटेड वीडियोस आप तक लेकर के आते रहेंगे। कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और अभी अपकमिंग बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, आप उनको भी जरूर चेकआउट करिएगा और जुड़े रहिएगा नए वीडियोस के लिए। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।